हेलो बच्चों, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं बायोलॉजी का वेटेज वाइज चैप्टर की लिस्ट लेके आऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को आपको पहले करना है और किन चैप्टर्स को आपको बाद में करना है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने देखा कि किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किन चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन जिन चैप्टर्स को आपको मैं बताऊंगा जिस सीरीज में, आप उनको ही पहले पढ़ें और उसके बाद उसके नीचे वाले चैप्टर्स को आप पढ़ें। क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत लंबे हैं लेकिन क्वेश्चन उनसे बहुत कम आते हैं, और कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मॉर्फोलॉजी वगैरह, तो ये छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन इनसे काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप इनको प्लीज आप सीरियल वाइज इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पढ़नी है, जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है वो इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है, ठीक है। तो इकोलॉजी में चारों चैप्टर को आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट के 12th के एनसीईआरटी में इकोलॉजी में सिर्फ 4 चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें पॉल्यूशन वगैरह लास्ट चैप्टर तक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह से लेके फिर आपको गॉस एक्सक्लूजन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ये सब लेते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉल्यूशन, ये सारे इस चैप्टर इस पूरे यूनिट को, इकोलॉजी यूनिट को आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए इन टॉपिक से। उसके बाद सेकेंड जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को मैंने सेकेंड नंबर पे क्यों रखा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जैसे मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर रहा था तो मुझे दिख रहा था कि यार इवोल्यूशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे होमोलोगस ऑर्गेन्स, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशंस, ठीक है। और उसके अलावा फिर हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमंस के इवोल्यूशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर इसके बाद जो आपको करना है वो है डिजीज, ठीक है। ह्यूमन डिजीज, आई थिंक एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी में 8 नंबर का शायद चैप्टर है, ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ, ठीक है। तो इसमें इससे भी आपके प्रीवियस ईयर जो मैंने देखा और आप भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा क्वेश्चन डिजीज से पूछे जाते हैं, ठीक है। डिजीज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पूछा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछा जाता है, उसके सोर्सेज के बारे में पूछा जाता है, फिर आपको एड्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है। फिर काफी फेमस टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बहुत फेमस टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो इस चीज से आपको पूछना है डिजीज के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर जो आपको करनी है वो है डाइवर्सिटी। पूरी लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट है, इसमें आपको पूरा आपको प्लांट डाइवर्सिटी तक पूरा आप पढ़े। प्लांट डाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड हो गया, फिर क्लास उसके बाद जो सेकंड चैप्टर 11th के एनसीईआरटी का, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। फिर थर्ड चैप्टर जो प्लांट किंगडम है, फिर उसको, तो पूरी जो डाइवर्सिटी जो पूरी यूनिट है, ठीक है। तो आपको ये पूरी इस डाइवर्सिटी मैंने तीनों चैप्टर इंक्लूड कर दिया है कि इसके बाद आप डिजीज के बाद डाइवर्सिटी पढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको तीनों चैप्टर ही पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ना है, फिर उसके बाद जो सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन का है उसको ही पढ़ना है, और थर्ड चैप्टर आपको प्लांट किंगडम ही पढ़ना है, ठीक है। इन तीनों चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और बात करें अगर एनिमल किंगडम की, तो अगर आप इन तीनों चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और एनिमल किंगडम से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस रिसेंट जो अब जो एरा है और इस ट्रेंड में अब जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्लांट डाइवर्सिटी को ज्यादा पढ़ें, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी थोड़ी सी कम क्वेश्चन है, स्लाइड कम क्वेश्चन से, ठीक है। और पहले इन तीनों चैप्टर्स को आप पहले पढ़ लें, ठीक है। अब इन तीनों चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक जो मेरे सामने आज जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। तो आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। उससे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिम्नोस्पर्म से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब लीविंग और आप वो जो ऑर्डर होता है, जो हायरार्की होती है क्लासिफिकेशन का, किंगडम, फाइलम, डिवीजन ऐसे करके जो हायरार्की है, उस हायरार्की से भी क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी के उस हायरार्की के एग्जांपल्स पढ़ने हैं काफी अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद आप
जब जाओगे तो आपको ये पूछा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन है, नॉस्टॉक और एल्बिन वगैरह के बारे में, ठीक है, और थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, इन सब के बारे में पूछा है, जो कि सेकंड चैप्टर के क्लासिफिकेशन में है, विटिकर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, ठीक है, और बेंथम एंड हुकर और एल्की वगैरह के बारे में। तो आपको ये तीनों चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब जो आपको पांचवा जो चैप्टर पढ़ना है, जिससे काफी अच्छे सवाल आए हैं, काफी ज्यादा सवाल है, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स में जो आपको पढ़ना है वो है मेंडल के लॉ पढ़ने हैं, ठीक है, और मेंडल के लॉ के बाद आपको जो पढ़ना है वो आप जब देखोगे कि जेनेटिक जो फिफ्थ चैप्टर है, तो फिफ्थ चैप्टर में जैसा ही आप मेंडल के लॉ वगैरह पढ़ के मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्रॉस, ये सब तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद जब आप लास्ट में जाते हो चैप्टर के, तो कुछ सिंड्रोम और कुछ सेक्स लिंक डिजीज के बारे में बताया गया है, और कुछ सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद थैलेसीमिया वगैरह कितने क्रोमोसोम नंबर पे है, क्या चेंजेस होते हैं, कौन से बीटा कौन से कोडोन बदलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टॉपिक में मेंडेलियन आपने पढ़ लिया, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को आपने अच्छे से समझ लिया, और उसके बाद जो है आपको लास्ट में जाके बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें आपको डिजीज सिंड्रोम वगैरह, डिजीज वगैरह के बारे में बात करी गई है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के बारे में, तो वहां पे भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जैसे ये फिफ्थ चैप्टर है 12th के एनसीईआरटी का, और ये सिक्स्थ चैप्टर है, ठीक है। तो जैसे ही जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जब आप जाओगे ना, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपको सबसे पहले तो जो बेसिक चीजें हैं कि न्यूक्लियोटाइड वगैरह क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, डीएनए का टर्म वगैरह किसने दिया, तो कि बेसिक चीजें पहले आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा ग्रिफिथ के बारे में, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। डीएनए आरएनए में क्या मतलब डिफरेंस होता है वो आपको पढ़ के जाना है। टीआरएनए के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छे से, लैब पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बाद में जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वेरी मतलब ना, आप एक चैप्टर से ये एक चैप्टर है, लेकिन इस एक सिंगल चैप्टर से आई थिंक प्रीवियस ईयर 6 और 7 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो आप मतलब इसमें अगर आप ये अच्छा कर लेते हो ना, तो आप 6 to 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर जाओगे। और एक्चुअली इसमें थोड़ा आपको बहुत ही टफ चैप्टर भी नहीं है, आप थोड़ा सा कंसेप्ट है, एपोमिक्सिस वगैरह को आप समझ लेना, पॉलीएम्ब्रायोनी वगैरह को समझ लेना। देखो ऐसा नहीं है कि चैप्टर के स्टार्टिंग वाली चीजें ही ज्यादा पूछी जाएंगी, जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अभी आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को मैंने बोला, उसके भी लास्ट पोर्शन से काफी क्वेश्चंस आते हैं डिजीज वगैरह से। अभी ये भी मैं बोल रहा हूँ रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह, तो आप देखोगे लास्ट में जो पॉलीएम्ब्रायोनी, एपोमिक्सिस वगैरह, डोरमेसी वगैरह, सीड डेसिकेशन और इन सब चीजों से ना काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ देते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत फेमस टॉपिक है इस चैप्टर से, और ओव्यूल के दो डायग्राम दिए हुए हैं एनाट्रोपिस ओव्यूल का, ठीक है। तो वो आपको एक बहुत अच्छे से एनालिसिस करके जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट आपको डायग्राम्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी है, और समरी भी सारे चैप्टर्स की पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको समरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको इसके बाद पढ़ना है बच्चों, वो है बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। बायोटेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे ना, तो काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन वेटेज इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। आप बायोटेक को जब उठाओगे तो आप उसमें ना बहुत सारी चीजें नई नई सीखोगे, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है कि आप उसमें देखोगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर जीन के बारे में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में आप पढ़ोगे, जो भी चैप्टर। अब फिर आप ये भी देख लेना कि सबसे पहले जो है इकोलाई वगैरह पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, आप उसमें देखोगे, ठीक है। अब उसके बाद अब और आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, आप देखोगे ब्लू रेवोल्यूशन वगैरह, और बायोटेक एप्लीकेशन में आप देखोगे कि कैसे साइंटिस्ट ने जो है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके, जैसे मिलेडोगा इंकॉग्निशिया वगैरह हो गया, इनमें रूट इन्फेस्टेशन जो करते थे, तो इनको कैसे सॉल्व करा बायोटेक को यूज करके। तो जो फेमस टॉपिक्स जो इसमें से आपको जो पढ़ना है वो है मिलेडोगा इंकॉग्निशिया, ठीक है, एप्लीकेशंस में।
फिर एक आपको लैक्टोएल्बुमिन के बारे में बताया गया है, वो आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है इस चैप्टर में एप्लीकेशन में आपको क्राई 1AC, क्राई 2AB, ठीक है, और इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इससे ना काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे एक बैम H1 एक डायग्राम है और उससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि बैम H1 पे आप देखोगे ना तो आपको PuB2, PST1 ये सब वगैरह आपको मार्कर दिए गए, मॉलिक्यूलर मार्कर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ, इस चैप्टर में कंसेप्ट भी आपको कंसेप्ट इस चैप्टर में बहुत अच्छा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ना है जो वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यार देखो बहुत ही एक वास्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बट बड़ा होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी काफी है। इसमें आपको जो है रिएक्शन सेंटर के बारे में पढ़ना है, PS1 PS2 Z स्कीम के बारे में पढ़ना है, आपको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर किन थोड़ा जो साइंटिस्ट वाला पार्ट है कि किन साइंटिस्ट ने क्या दिया, क्रिस्टल ने क्या दिया, हिजेनहाउस ने क्या दिया, वॉन नील ने क्या दिया, ये सारी चीजों के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पूछता है ये सवाल, ठीक है। और आप और आगे बढ़ोगे तो फिर आपको जब आप लास्ट में जाओगे, ठीक है, तो ब्लैकमैन लॉ, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी देखो आप एनसीईआरटी का छोटे छोटे जो लाइंस है ना, आपको लगेगा कि यार ये क्या ये इंपॉर्टेंट होगा नहीं, बट नहीं, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुली एनसीईआरटी लाइंस को समझ के और फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के बाद आपको पढ़ना है मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन जो है चैप्टर है, ये काफी छोटा चैप्टर है लेकिन वेटेज काफी रखता है। आप हमेशा ही कोई भी एग्जाम में डालो ना, मिनरल न्यूट्रिशन सवाल आते हैं क्या आते हैं, क्योंकि मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ना कि क्लोरोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, किस मिनरल डिफिशिएंसी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इसमें ये भी बताया गया कि राइजोबियम वगैरह की कैसे काम करता है, रूट नोडुलेशन कैसे काम करता है। फिर कुछ लास्ट इस मिनरल न्यूट्रिशन के आप जब लास्ट में जाओगे तो कुछ अमाइनो एसिड्स के बारे में भी आपको बताया गया कि वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, और काफी छोटा चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है। आप ना एक निमोनिक्स बना लेना याद करने के, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट किस किस चीज में काम आता है। आप फर्दर स्टडीज में भी जाओगे ना, फिजिक्स में सेलेक्ट भी हो जाओगे और फर्दर स्टडीज आगे जाओगे अगर, ठीक है, तो वहां पे भी ये चीज कहीं ना कहीं चीज आपको काम जरूर आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में बात करते हैं। प्लांट हार्मोन एक बहुत ही मजेदार चैप्टर बच्चों, इसकी मजेदार क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, इसको मजा आता है इसको पढ़ के, काफी मजा आता है इसको पढ़ के। आप स्टार्ट करोगे ना जब चैप्टर, तो आपको बताया जाएगा कि अच्छा ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बारे में आपको ग्रोथ के बाद आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, हालांकि एनाटॉमी में भी है बट यहाँ भी आपको बताया जाता है कि और एक ग्राफ भी दिया गया है, हेटेरोफाइल वगैरह बताया गया। ये जो चीजें मैं जो बताता जा रहा हूँ ना, वो आप सब ध्यान में रखना और अच्छे से पढ़ना उन चीजों को, ठीक है। फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करी गई, ऑक्सिन के बारे में बात करी गई है, साइटोकिनिन के बारे में बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है जिबरेलिन के बारे में बात करी गई है, फिर एबी वगैरह, इथेरिन वगैरह, ये सब। और खास जो लास्ट में जो चीजें हैं ना बच्चों, वो है डार्क पीरियड, लाइट पीरियड। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। इसके एग्जांपल, डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल, लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल, शॉर्ट डे प्लांट के एग्जांपल, एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट हार्मोन के बाद जो चैप्टर आपको पढ़ना है, अब यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर 11 का हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर भी एक ही सिंगल चैप्टर है, बट आप बिलीव मी इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आई थिंक कि 5 और 6 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछना ही पूछना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार, ठीक है। आपके का हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से क्वेश्चंस होंगे। फेमस अगर आपसे बोलूं ना मैं, इंसुलिन से तो पक्का ही पक्का क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। तो इंसुलिन वगैरह से क्वेश्चन, और थायराइड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। थायराइड हार्मोन के बारे में आप बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चंस आने ही आने, ठीक है। उसके बाद जो आपको मैं बात करूं तो आप लास्ट में देखोगे कुछ जो है सिक्रेटिन वगैरह, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये एकदम लास्ट में है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से ऐसे ऑर्गन है जो ये सब हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर
हार्मोन का मैकेनिज्म, स्टेरॉयडल हार्मोन का मैकेनिज्म, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और लास्ट में पीछे इसकी डायग्राम भी दी हो गई कि स्टेरॉयडल हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड करके कैसे अफेक्ट करता है, कैसे चेंजेस करता है, उससे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। आप देखो, आप चैप्टर में कैल्शियम का एक रोल है, समझे आप, कैल्शियम का एक रोल है किसमें, स्टेरॉयडल हार्मोन के एक्शंस में, आप जाके देखो और वहां पे पढ़ो, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्यों इसके बाद क्यों रखा, क्योंकि देखो यार ह्यूमन फिजियोलॉजी में ना या प्लांट फिजियोलॉजी में एक ट्रेंड सेट है कि हाँ मतलब इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, इन चैप्टर थोड़ा कम पूछना है। आई थिंक कि इंपॉर्टेंट वाइज जो है इस वजह से पूछा जाता है। तो इसमें जो डाइजेशन है ना, आप देखोगे किसी भी एग्जाम में आप उठा लो, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो एग्जाम्स है उनमें आप डाइजेशन से अगर क्वेश्चंस आता है तो आप देखोगे कि 30 से तंग से क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद स्टमक से क्वेश्चन होते हैं, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है डाइजेशन चैप्टर में है वो है एंजाइम, एंजाइम का एक्शन। बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों वो है एंजाइम का एक्शन। आप प्लीज प्लीज एंजाइम पढ़ के जाना, डाइजेशन में कौन सा एंजाइम कैसे अफेक्ट करता है, उससे पक्का क्वेश्चन जो घुमाते हैं ना, पक्का घुमाते हैं। मैंने तो देखा तो 2-3, एक एंजाइम है जो बच्चों में होता है लेकिन एडल्ट्स में नहीं होता, आप फाइंड करो वो कौन सा है, ठीक है, बाद में आपको बता भी दूंगा, बट आप फाइंड करो, पढ़ो, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंजाइम, इस चैप्टर से एंजाइम के एक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आप सारे जो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट का कैसे इमल्सिफिकेशन होता है, ब्लड में कैसे होता है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे यार, आप उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी से वो है सर्कुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सर्कुलेशन के बारे में अगर बात करें ना, जिस टॉपिक से, देखो सर्कुलेशन में बहुत चीजें तो बहुत सारी हैं, बट आपको क्या पढ़ना है, आपको वही चीजें पढ़नी है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो बच्चों, और किसी भी टॉपर के इंटरव्यू आप सुन लो, सारे टॉपर यही बोलते हैं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम 20% टॉपिक, ठीक है। क्योंकि यार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, तो सर्कुलेशन में भी अगर आप देखो, आप पेपर खुद उठा लो यार, खुद एनालाइज कर लो, ठीक है। आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं, जो वेव्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्वेश्चन लिख के ले लो, आना ही आना तय हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आना ही आना। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सब का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, फिर उसके बाद डिजीजेस, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डियक साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक, 0.8 सेकंड का होता है, ठीक। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम, बीट वॉल्यूम, हार्ट बीट, इन सब का नॉलेज में। अच्छा, अगर देखो ना, आप, अगर मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बता दूं, जब मैं आईआईएम में पढ़ता था कोटा में, तो मेरे टीचर ने बहुत मस्त चीज सिखाई थी, मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। अब देखो, मैंने क्यों एनिमल किंगडम को प्लांट किंगडम के बाद नहीं रखा, पता है? क्योंकि देखो, एनिमल किंगडम को आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि एनिमल किंगडम एक दिन पढ़ लिया और खत्म, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप इफेक्टिव नहीं कर पाओगे। अगर आपने डाइजेशन खोला ना चैप्टर, तो आप एनिमल किंगडम का भी उठा लो चैप्टर, और एनिमल किंगडम को रिलेट करो कि अच्छा इस फाइलम में, इस क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा, इस क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट होता है। तो अगर आप डाइजेशन पढ़ रहे हो तो आप उसको एनिमल किंगडम से जोड़, उस पोर्शन को आप एनिमल किंगडम से जोड़ लो। अभी मैंने आपको सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ, कार्डियक साइकिल वगैरह ये सब की बात कर रहा हूँ, तो आप जब सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप जब भी चैप्टर खोलोगे ना, आप इनफैक्ट जो न्यूरल सिस्टम जिसके बारे में, ब्रेन के बारे में बात करी गई है ना 11th के एनसीईआरटी में, आप वो भी जब चैप्टर खोलोगे ना बच्चों, आप स्टार्टिंग में देखना क्या लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन में भी देखना क्या लिखा हुआ है। एनिमल किंगडम को मेंशन किया गया है। आप स्टार्टिंग में जब पढ़ोगे ना, तो आपको देखना बोला गया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन के बारे में, ठीक है। वैसे ही अब जब डाइजेशन खोलोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स के बारे में भी स्टार्टिंग में बात करी गई है। सर्कुलेशन में खोलोगे तो सर्कुलेशन में भी स्टार्टिंग में जो एनिमल्स के सर्कुलेशन के बारे में बात की, फिश वगैरह के दो एक वाले रेकी वेंट्रिकल होता है, हम में 4 होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स की भी बात करेंगे। फिर आप रेस्पिरेशन भी खोलोगे ना,
तो उसमें भी एनिमल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेगी। आप अगर एक्सक्रीटरी चैप्टर खोलोगे ना तो उसमें भी एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की भी बात करी गई है। तो ठीक है, तो आपको एनिमल किंगडम ऐसे सेपरेट चैप्टर नहीं पढ़ना है, इन सबसे रिलेट करके आपको पढ़ना है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप याद भी कर पाओगे, आप रिटेन भी कर पाओगे। ठीक है, चलो तो फिर सर्कुलेशन में ये चीज आपको पढ़ लेनी है। और हार्ट का दो स्ट्रक्चर आप क्या पढ़ ही लेना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डिजीज, कार्डियक साइकिल, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, बीट वॉल्यूम, सबका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद जो जिस चैप्टर को मैंने रखा है, ठीक है, इसके बाद स्ट्रैटेजी, अच्छा सर्कुलेशन के बाद यहाँ पे मिस हो गया, सर्कुलेशन के बाद आप रेस्पिरेशन पढ़ लेना। ठीक है, सर्कुलेशन के बाद रेस्पिरेशन पढ़ लेना, पीपीटी में मिस हो गई है, कोई बात नहीं, सर्कुलेशन के बाद आप रेस्पिरेशन पढ़ लेना। ठीक है, और रेस्पिरेशन में भी देखना आप सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है बच्चों वो है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कर्व जो दिया हुआ है लास्ट पोर्शन में। अब देखो बार बार हर चैप्टर से लास्ट पोर्शन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट सेगमेंट को, उन इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आप पहले पढ़ो। आप देखो क्या होता है ना, आप चैप्टर खोलते हो, आप स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाते हो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन होता है ना दिमाग का, वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो आप पढ़ते हो आधे घंटे बाद आपका दिमाग सैचुरेट हो जाता है, और जब लास्ट में जब आप पहुंचते हो आधे घंटे के बाद चैप्टर के लास्ट में, तब आपका दिमाग सैचुरेट हो चुका होता है, आपका थक चुका होता है दिमाग, और लेकिन आपका दिमाग तो थक चुका होता है, लेकिन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व, डिजीजेस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कैसे शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे क्या असर पड़ता है, ये जो मेन और इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम वगैरह और ये सब जो है ये तो लास्ट में दिया हुआ है ना। तो आप अगर पहले आप स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, और आपका लास्ट में आधे घंटे बाद जब दिमाग सैचुरेट हो गया, थक गया, और उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप उतना रिटेन नहीं कर पाओगे और भूल जाओगे। आप देखना, खुद ही देखना ना, जो चीज को आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो ना, बहुत अच्छे से जो पढ़ते हो स्टार्टिंग में, आप बहुत एनर्जेटिक वे में पढ़ते हो, बहुत जल्दी कैप्चर करते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ो। जब आप रेस्पिरेशन खोलना है या कोई भी चैप्टर खोलना, जिन जिन टॉपिक को मैंने बताया है उन टॉपिक को पहले पढ़ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आए हुए हैं, उसके बाद लीस्ट टॉपिक्स को पढ़ना। ठीक है, तो जब भी आप रेस्पिरेशन को खोलना तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को आपको पढ़ना, डिजीजेस को पढ़ना, ठीक है, इसके बाद टाइडल वॉल्यूम, एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारे टर्म्स को आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, एक मैकेनिज्म भी समझ लेना कि जब एटमॉस्फेयर से एयर हमारे एल्वियोला में एंटर करता है तो ब्लड के साथ कैसे एक्सचेंज करता है, तो प्रेशर्स के क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स ही जो मैंने 3-4 टॉपिक बता दी, आप इनको पहले आपने बुक खोला और इनको पहले पढ़ लिया, फिर लिस्ट वाले बातें पढ़ लिया, तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को अपने दिमाग में एंटर करते गए, तो इससे क्या होगा, इससे आप ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, ज्यादा टाइम तक को याद रहेगा। आप जब भी फिर सेकेंड टाइम रिवाइज करने के लिए वो चैप्टर खोलोगे ना, आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे। क्यों, अभी इंपॉर्टेंट सेक्टर आपने पहले पढ़ चुका है, आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे ना, और एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये दो चैप्टर है, मैंने दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिए हैं, क्योंकि इससे इन दोनों को मिला के काफी क्वेश्चन आते हैं। तो जो स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है ना बच्चों, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सबसे पढ़ लेना कि हरित क्रांति जो आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति 1960 में आई थी, ठीक है, और हरित क्रांति में वीट आने के बाद वीट का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में कितने से कितने तक गया, राइस का प्रोडक्शन कितने से कितने तक गया। ठीक है, उसके बाद कौन एक दो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे पूसा स्वर्णिम, ठीक है, पूसा सदाबहार, इन सब के बारे में, इन चार्ट को एकदम थॉरोली आपको रट जाना है, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, उसके बाद फोर्टिफिकेशन वगैरह क्या होता है, विटामिन सी किस में होता है, विटामिन ए किस में होता है, इन चीज़ों के बारे में भी एक पैराग्राफ के नीचे दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो स्टार्टिंग का जो इसका पोर्शन है ना वो थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में पोर्शन दिया हुआ है बी कीपिंग और ये सब वगैरह के बारे में, थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी लास्ट पोर्शन को आप पहले पढ़ोगे
कि साइक्लोस्पोरिन ए का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ ये हैं इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करी गई है, कुछ बायोगैस के बारे में बात करी गई है, कौन सा लॉ आया था बायोगैस को लेके, तो इन टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बारे में बाद आपको कौन सा पढ़ना है, आपको पढ़ना है टिश्यू के बारे में, 11th के एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर, 7th चैप्टर, ठीक है। इसमें टिश्यू, कॉकरोच और ऑर्थोमी के बारे में सबसे पहले जो जिस टॉपिक को आपको कवर करना है वो है कॉकरोच। कॉकरोच को आप इस चैप्टर से पहले पढ़ोगे, क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से आया तो सबसे पहले कॉकरोच से ही पूछा जाएगा, बहुत हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कॉकरोच के बाद जब आप पढ़ोगे वहां फिर आप टिश्यू में जाओ, ठीक है। टिश्यूज के एग्जांपल, टिश्यूज के एनसीईआरटी के एग्जांपल बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जांपल क्या है, कोलमनर के एग्जांपल क्या है, ट्यूबोइड के एग्जांपल क्या है, कंपाउंड के एग्जांपल क्या है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है आपको वही याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप अर्थवॉर्म में आओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और फ्रॉग में तो बहुत ऐसे लिस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले कॉकरोच पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, अर्थवॉर्म पढ़ना है, दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट। अब ये चैप्टर छोटा बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब इसमें मैं जो बोलता हूँ इसमें आपको फैमिलीज वगैरह को पहले पढ़ना, ठीक है। 3 फैमिली है, सोलनासी, लिलिएसी, फेबेसी, आप इसको पहले पढ़ो, ठीक है। और ब्रेसिकेसी का एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके बारे में लिखा नहीं है, डायग्राम दिया हुआ है उसका, उसके बारे में भी आप पढ़ो, ठीक है। और इसमें काफी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करी गई है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के में काफी रूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें का एग्जांपल और फेमस टॉपिक एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। फिर फ्लावर के, ठीक है, हाइपोगैमस फ्लावर, एपिगैमस फ्लावर, इन चीजों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो फेमस टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है लास्ट का पोर्शन, जिसमें आपको प्लेसेंटा के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एचसीजी वगैरह, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। ब्लास्टुला कैसे फॉर्म होता है और वो कैसे जुड़ता है, इसके बारे में जो बताया गया है आपको वो पोर्शन पहले पढ़ना, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो मैंने बताया गैस्ट्रुलेशन वगैरह, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो प्लेसेंटा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, कोरियोनिक विलाई पढ़ना है, प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, oogenesis, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल एंड फीमेल को पढ़ो, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि नेचुरल मेथड में क्या क्या है, कौन से एग्जांपल है, ठीक है। आईयूडीज वगैरह है तो हार्मोनल आईयूडीज वगैरह कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये जितने मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है सिर्फ यही से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कुछ ये भी पढ़ लेना कि जब अबॉर्शन वगैरह कराते हैं तो इसमें मतलब कितने मंथ के बाद रिस्की हो जाता है अबॉर्शन वगैरह कराना, कब उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लाया गया था किसी ईयर में, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा ये भी पढ़ लेना जो है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पूछ लेते हैं ट्यूबेक्टॉमी वैसेक्टॉमी के बारे में। अरे सिंपल सा है, ट्यूबेक मतलब वैसेक, वैसेक मतलब वैस डिफरेंस, और ट्यूबेक मतलब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो फीमेल में कौन सा, मेल में कौन सा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पढ़ना है आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, और बायोमोलिक्यूल से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं बच्चों वो है सेलुलोज के बारे में पूछते हैं, ठीक है। न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ लेना। आप चार्ट दी हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है कि किस कंपाउंड का कौन सा सोर्स है, उसके बारे में पढ़ लेना। फिर आप जब उसके आगे थोड़ा सा बढ़ोगे ना
आपको थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ना, 3D एंजाइम के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है, डीएनए वगैरह के बारे में थोड़ा दिया हुआ है तो उसके बारे में। और एंजाइम को बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के एग्जांपल्स, ठीक है, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल, इनसे क्वेश्चन लिख कर आना ही आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आपको करना है सेल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद जो करना है सेल एंड सेल डिवीजन। सेल में जो आपको पढ़ना है, जिन टॉपिक को आपको पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है आपको कि सीडन एंड जो 1950 में किस साइंटिस्ट ने, मैथ्यू सीडन ने क्या डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी करी थी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। उसके बारे में आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लेना है। और सेल ऑर्गेनेल्स में भी जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बारे में बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस के सिस फेज, ठीक है, और ट्रांस फेज के बारे में पूछता है तो उसको आपको बहुत पढ़ लेना है। और साइज भी बताया गया, वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको सेट, और एक फेमस टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिवीजन में जब आप बात करो तो आप मियोसिस के बारे में बात करो। अगर आप माइटोसिस पे बात करोगे तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनके बारे में आप पढ़ लेना। वो काफी सिंपल चीज है, बट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से वो है मियोसिस 1 के 5 स्टेजेस। लर्निंग जोन में प्यार हुआ धीरे धीरे, डिप्लोटीन, ठीक है, पैकिटीन, जाइगोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन एंड डायगोनेसिस। ये भी बहुत फेमस है, इनसे क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी आप क्या पढ़ोगे, फेमस टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, कैम्बियम के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप जब ये पढ़ लो तो आप चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पोर्शन को आप पढ़ना। और एक जो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चैप्टर को पढ़ना है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज जो है और जो आपको पढ़नी है वो आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ना कि ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, सेल से सेल के बीच में कैसे ट्रांसफर होते हैं, डिवीजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, किसके थ्रू, वो पढ़ोगे आपको समझ आएगा, ठीक है। हार्मोन्स कैसे अप एंड डाउन करते हैं, हार्मोन्स जो चाहिए कैसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़िए। फिर उसके बाद फ्लोएम, लास्ट में एक फ्लोएम के बारे में बताया गया कैसे लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है सुक्रोज की, उसका मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इन सब का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मैंने चैप्टर जो आपको पढ़ना है प्लांट रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रेब साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, C3 प्लांट, C4 प्लांट, उसके बारे में, ठीक है। तो इन चैप्टर को आपको पहले, इन टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आप चैप्टर में फिर जो बैठे, ठीक है। और हाँ एक और है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, इसमें लैक्टिक अल्कोहल बनता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद जो आपको पढ़ना है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है, ह्यूमन आई। इससे अगर न्यूरल सिस्टम से सवाल आता है तो ब्रेन से क्वेश्चन पूछे ना पूछे आप लिख के ले लो, आई और ईयर से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे पीपीटी में नहीं डाला है बट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो एक्सक्रीशन पढ़ना है। एक्सक्रीशन में आपको रास मैकेनिज्म, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, हेनलीज जो होता है उसके एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना। अभी लूप ऑफ हेनली के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, डीसीटी वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि हार्मोन का एक्शन जब होता है तो कैसे होता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन को एनिमल किंगडम से जोड़ के स्टार्टिंग में बताया गया है कि लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं।
तो वो भी बिल्कुल याद रखना। आप ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के जाना है, उससे सवाल पूछ देता है फिर आप क्या बताओगे, इसलिए उसको पढ़ लेना। लास्ट में जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम जो है, स्केलेटल सिस्टम में जिन टॉपिक को आपको पढ़ लेना चाहिए वो आपको एक अच्छे से आपको रिब्स वगैरह के बारे में आप नॉलेज रखेगा। मेनली फॉल्स रिब पूछता है कि कितने पेयर ऑफ फॉल्स रिब वगैरह होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ कुछ एग्जांपल दी मैं स्टार्टिंग में, उनको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जॉइंट्स बहुत फेमस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो और जो है आपको जो है मेन जो मसल का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, जिस पे ट्रोपोनिन वगैरह डाला गया है, फिर आपको बताया मैकेनिज्म बताया गया मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, ठीक है। तो मोर और लेस अब सारा खत्म ही हो गया, मैंने आपको बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद आप अगर देखोगे तो मैंने सब कुछ बता दिया, सारे चैप्टर जो भी एनालिसिस करके मैंने पूरा बहुत ही डिटेल में बता दिया बच्चों, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसी सीरियल वाइज पढ़ना, ठीक है। इसी सीरियल वाइज पढ़ोगे ना आप मैं लिख के दे रहा हूँ ना, आप 100 क्वेश्चन आता है ना, आप 85 आराम से सॉल्व करके आओगे, ठीक है। ये मैंने खुद करा हुआ है, ठीक है। मैंने नीट में भी काफ़ी अच्छा नंबर लाया, ठीक है, नीट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो नीट का भी एक्सपीरियंस है मेरे को, आईसीआर वगैरह भी मैंने क्रैक कर रखा है, बीसीसी में लेके आया, नीट में नहीं हुआ तो अरे मैंने तो एक बार नीट दिया नहीं हुआ, आईसीआर दिया था, हो गया, आईसीआर छोड़ दिया मैंने 550 नंबर पे, फिर बीसीसी में आ गया। तो एग्जाम्स का मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब बोलता हूँ कि बीसीसी वगैरह क्रैक किया, नीट वगैरह में भी अच्छे नंबर थे, और आईसीआर वगैरह भी। तो मतलब बायोलॉजी के बाद में क्वेश्चन देखें तो एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि अच्छा किन चैप्टर्स कौन कौन सा टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी सीरियल में पढ़ना, आप देखना, आपको बहुत फायदा होगा। और बाकी आगे जो है, जैसे इसमें को मैं आप लोग के लिए, जैसे मैंने बोला कि पहले आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझना है, एक एक एनसीईआरटी लाइन क्या करे पहले वो समझना है आपको, फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क करना है, और फिर उसके बाद उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, और क्वेश्चंस भी जो सॉल्व करना है ना वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई बुक या ऐसा कोई सोर्स है जिससे एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन जिसमें दिया हुआ और क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड, आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में मैं आपको जो है एनसीईआरटी लाइन बाय समझाने की भी अब मैं क्लासेस लेता रहूँगा और लेके आता रहूँगा, ठीक है। मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद, और बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर गाइडेंस से जुड़े रहें। थैंक यू।